हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म 1.0 और मैं हूं जीएस ऑल गुरु। और आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी का ड्राइवर का जो टेस्ट है वो है टेस्ट संख्या 87। जी हां दोस्तों, ये टेस्ट की बात करते हैं तो ये टेस्ट हमारा ऑफलाइन सेंटर पर करवाया जाता है और इसका डिस्कशन जो है वो ऑनलाइन यूट्यूब पर करवाया जाता है। सो वैसे बच्चे जो हमारे सेंटर पर आकर के ऑफलाइन टेस्ट दिए थे, आज उसका डिस्कशन मैं ऑनलाइन करवाने जा रहा हूं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा, आपने अपना जीके जीएस में कितना स्कोर किया है। साथ ही साथ वैसे बच्चे जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे वो भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि समझ में आए कि उनका डिस्कशन में कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ। साथ ही साथ वैसे बच्चे जो हमारे इस संस्थान के हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे संस्थान से जुड़िए, फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इन तमाम आरआरबी एएलपी ड्राइवर टेस्ट का आप हिस्सा लीजिए और इनको पूरा तरीके से आप देखिए और अपने प्रिपरेशन को एक नया मुकाम दीजिए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब ग्रीन हाउस गैस क्या होता है भैया? ग्रीन हाउस गैस वो होता है जो हमारे तापमान को बढ़ाता है, यानी जो टेम्परेचर को बढ़ाता है, जो टेम्परेचर को बढ़ाता है वो हमारा ग्रीन हाउस। और सबसे जो ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाने वाला जो ग्रीन हाउस गैस होता है वो होता है CO2। ठीक है, तो यहां पर CO2 है, बिल्कुल। मीथेन भी हमारा ग्रीन हाउस गैस है और हमारा हाइड्रोफ्लोरो यानी इसको CFC बोलते हो या फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी होता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑक्सीजन जो है वो हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो अगर पहला क्वेश्चन क्लियर है, एक बार सभी लोग दबा करके सेशन को शेयर कर दीजिएगा। मैं भी सेशन को शेयर कर देता हूं ताकि वैसे बच्चे जो वेट कर रहे थे मेरा कि सर कहीं ना कहीं मुझे आपकी क्लास करनी थी एएलपी वाली, वो बच्चे थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, रूबरू हो लेंगे और पूरे सेशन को लास्ट तक देखेंगे ताकि उनको ये समझ में आ जाए, ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि भैया अभी जो है वो एएलपी का क्या अभी सिनेरियो चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चन एएलपी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सभी लोग दबा करके सेशन के ऊपर शेयर कर दीजिए। मैंने तो शेयर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपके ये रहा, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कलर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं साउंड। साउंड क्या बोलते हैं? साउंड। और साउंड का अगर मैं बात करता हूं तो साउंड पॉल्यूशन का प्रभाव क्या क्या नहीं है। तो साउंड प्रदूषण का अगर बात करता हूं तो इसमें से मैं ये कलेक्ट कर लेता हूं, सबसे पहले ब्लैक ही रखता हूं, ज्यादा बढ़िया है। अंग्रेजी बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। नॉइज पॉल्यूशन से क्या क्या इफेक्ट होता है ये पहले में देखना है और जो नहीं होता है उसका आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं तो हमारा जो साउंड पॉल्यूशन या फिर नाउस, तो अगर बात करते हैं साउंड हमारा नॉइज का ही, साउंड हमारा नॉइज का ही है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपर टेंशन या फिर ओजोन। तो ओजोन हमारा जो हाइपर टेंशन होता है, अक्सर इंसान देखे होंगे कि ज्यादा अगर कस के डीजे बजता है तो लोग हाइपर टेंशन हो जाता है। अगर आप देखे होंगे जुलूस वगैरह में हाइपर टेंशन हो जाता है। दीपक कुमार प्रणाम सर जी, प्रणाम प्रणाम। अरविंद नारायण भट्ट गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। ज्ञान पॉइंट गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। समझिएगा, ज्यादा साउंड होने से लोग का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। आप लोग देखे होंगे खास करके जो मेला वगैरह होता है या फिर दुर्गा पूजा आता है तो दुर्गा पूजा में जब मूर्ति का भसावन होता है तो उस समय काफी ज्यादा साउंड बजने के कारण क्या होता है, लोगों को हाइपर टेंशन हो जाता है। ठीक है, लोग थोड़ा सा आक्रामक हो जाते हैं। या फिर ऐसा भी देखे होंगे कभी कभी आप लोग अगर कार से जाते होंगे और आपका मन लायक कोई गाना बज जाता है, उसको अगर फुल कर देते होंगे तो आपकी खुद ब खुद रफ्तार बढ़ जाती है। और रफ्तार क्यों बढ़ती है? क्योंकि उस साउंड ने आपके हाइपर टेंशन को बढ़ा दिया। यानी ये होता है साउंड होता है डेथ ऑफ एनिमल्स। ज्यादा अगर साउंड हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिनका लिमिट जो है वो कानों का सहने का वो काफी ज्यादा नहीं होता है, कम होता है। इस केस में वो साउंड के ज्यादा होने से क्या होते हैं, वो मर जाते हैं। लेकिन बात करते हैं कि ओजोन, तो ओजोन का डिप्लीटेशन जो है, ओजोन डिप्लीटेशन या फिर ओजोन की जो क्षय है, इसका ध्वनि से कोई लेना देना नहीं है। ओजोन का जब भी डिप्लीटेशन होता है तो वो हमारा होता है CFC से। क्या होता है? CFC से होता है, जो कि हम लोग बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अगर सेशन समझ में आ रहा है तो सेशन को अच्छे से लाइक करेंगे और दबा करके ग्रुप में शेयर करेंगे। ये सारे डिस्कशन आपका मैं एक एक करके करवाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। ये आपका कंप्यूटर का भी क्वेश्चन है, उसको साइंस को भी कह सकते हैं। ये कंप्यूटर का भी है, मैथ का भी है और साइंस का भी है। ये तीनों सेगमेंट का क्वेश्चन है, यानी तीनों में कॉमन क्वेश्चन आता है। सबसे पहले बात करता है भैया अंग्रेजी में कि अगर एल्गोरिथम की एल्गोरिथम की बात करते हैं तो अगर एल्गोरिथम को अगर मुझे प्रेजेंट करना हो ग्राफ के रूप में, तो ग्राफ के रूप में उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट। किसी भी एल्गोरिथम को, एल्गोरिथम में स्पेसिफिक क्या होता है, जोड़ घटाव प्लस माइनस जो होता है वो एल्गोरिथम होता है। और उसको अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चार्ट से। और फ्लो चार्ट आप लोग अक्सर देखे होंगे। ठीक है, चलिए अरविंद कुमार, नेक्स्ट मैराथन क्लास कब होगा सर? अरविंद नारायण, मैराथन की बात करते हैं तो मैराथन संडे को होता है, लेकिन
हमारे यहाँ डेली बिहार पुलिस का 1 घंटे का सेशन चलता है। आप उस सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। और ये सेशन जो है, मतलब जो इसके बाद का जो सेशन है वो 2 बजे से है, यानी 1 बजे से 2 बजे तक आपका आरआरबी एएलपी का भी मैं डिस्कशन करवा रहा हूं, जो कि ऑफलाइन हमारा टेस्ट हुआ था सेंटर पर। ठीक है, 2 से 3 में बिहार पुलिस सिपाही का ज्योग्राफी का भी सेशन करवाऊंगा। वो ज्योग्राफी का मैराथन होगा। और संडे को होता है महामैराथन। क्या होता है? महामैराथन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आधुनिक प्रिंटर की गति या स्पीड को मापने के लिए किस इकाई की आवश्यकता होती है? तो होता क्या है, सीपीएम नहीं होता है, एलपीएम नहीं होता है, बीआईटी नहीं होता है, पीपीएम होता है, यानी पॉइंट पर मिनट। क्या होता है? पॉइंट पर मिनट। 1 मिनट में कितना पॉइंट या फिर डॉट को वो करता है उसको बोलते हैं पीपीएम। क्या बोलते हैं? पीपीएम। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो अगर सेशन को अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट, पौधे की पत्तियों से पानी का वाष्पीकरण क्या कहलाता है? अक्सर आप लोग देखे होंगे धूप में आपने देखे होंगे कि जो पौधा के जो पत्ती होता है, पौधा का जो पत्ती होता है, इस पत्ती से क्या होता है कि वाष्पीकरण होता है। यानी इस पत्ती से क्या होता है कि धूप के होने के कारण क्या होता है? इवोपरेशन होता है। इवोपरेशन होता है। और जब इवोपरेशन जो होता है वो पौधे के पत्ते से हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। बाकी जो हम लोग सांस लेते हैं, वो होता है रेस्पिरेशन। बाकी हमारा पर्सपिरेशन पता ही होगा, इवेपोरेशन आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है? तो हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं या फिर हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं। ये सारे के सारे हेपेटाइटिस जो हैं वो हमारे वायरस के ही पार्ट होते हैं। सारे के सारे हेपेटाइटिस हमारे वायरस के पार्ट होते हैं। क्लियर है? सेशन समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस सर लिख देंगे कि सर हमें सेशन अच्छे समझ में आ रहा है। बाकी जो ऑफलाइन बच्चे हमारे सेंटर पर आते हैं डिस्कस करने, उनको सारा सेशन यहां डिस्कस करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट बात करते हैं, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी जो फीमेल होती है, जो एग को प्रोडक्शन करती है, जहां पर एग प्रोडक्शन होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो किसी भी मादा में जब एग बनता है तो एग बनने वाले प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। बाकी जो उनका पीरियड होता है उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। एडोलेंस जो होता है ये बेसिकली हमारे 13 से लेकर के 16 जो होते हैं इसको एडोलेंस बोलते हैं। बाकी उसी को फिर से बोल दिया है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, ऋतुस्राव। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नालिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है? अब सबसे पहले बात होती है कि सर मैं सिंपल सा एक दिल बनाता हूं। दिल में जब भी कोई आता है तो ये हमारा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी रक्त जो होता है, जो रक्त को लेकर आए, जो डीऑक्सीजनेट होता है वो होता है वेंस। और जो हमारे हार्ट से बाहर लेकर जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी। अब आप बताइए कि इसमें से क्या होगा ऑप्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्यूब दैट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से निकलता है, एंड कैरीज ब्लड टू द वेरियस ऑर्गन इन द बॉडी। ऑप्शन में आपके सामने क्या है? तो वेंस है, दूसरा है ब्लड वेसल लीडिंग टू द लंग्स, तीसरा है आर्टरी, चौथा है फेफड़ों की धमनी। बताइएगा, बिल्कुल सिंपल है। प्रियंका भारती, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून प्रियंका। बताइएगा ऑप्शन है फटाफट क्या है, जल्दी लोग, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करेंगे और फटाफट बताएंगे क्या आंसर होगा। सेशन को शेयर कीजिए और फटाफट बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। सभी लोग बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। चलिए, तो जैसा कि मैंने बताया कि भैया हमारा वेंस जो है वो हमारे दिल में सब हमारे डीऑक्सीजन को लेकर आता है, और आर्टरी जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सभी जगह लेकर होती है, यानी हमारा हो जाएगा धमनी। क्या हो जाएगा? धमनी। क्लियर है? आप लोग लगातार सेशन को एक बार दबा करके अपने ग्रुप में शेयर कर दे भाई। शेयर करने से क्या होगा ना कि आपकी जो कंपटीशन है वो और बढ़ जाएगा। क्योंकि होता क्या है ना कि अकेले हम खुद बादशाह रहते हैं, लेकिन अगर मैं ग्रुप में जाता हूं तो वहां पर बादशाह बनाने में अपने आप को मेहनत करना होता है, अपने आप को झोंकना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स को परिवर्तित कर दिया जाता है, यानी आफ्टर डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू। आपको पता होगा कि हमारा जो डाइजेशन होता है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स उसको किस में पलटते हैं? ग्लाइकोजन में, ग्लूकोन में, अमीनो एसिड में, या फिर फैटी एसिड में। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट्स को किस में बदला जाता है, ये बताइएगा। कार्बोहाइड्रेट्स को किस में बदला जाता है बताइएगा।
कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपको पता होगा अक्सर हम लोग ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकोज हम लोग पीते हैं जिससे हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज में जो चीनी की मात्रा होती है जिसमें ऑलरेडी मिलता है उससे क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट हमको चावल से भी मिलता है। क्लियर है, क्लियर है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा वीवीआई है, ये क्वेश्चन थोड़ा वीवीआई है जो कि आरआरबी एलपी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप उत्तकों का संबंध में कौन सा गलत है, पहला कौन सा गलत है, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। आपको पता होगा, इसका मैं लॉजिक दे देता हूं जो हमेशा आपको याद रहे, जाइलम, जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम, फ से फ्लोएम और फ से फूड। जो फूड पहुंचाता है उसको फ्लोएम पहुंचाते हैं, जब फूड पहुंच गया तो बाकी वाटर। यानी पेड़ में दो चीज होते हैं, फ्लोएम क्या करता है, फूड पहुंचाता है, और जाइलम क्या होता है, वाटर पहुंचाता है। तो पहला है जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर, क्या जाइलम वाटर करता है, तो बिल्कुल ये सही है। दूसरा कहता है जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू, उसी को दोबारा कर दिया, बिल्कुल ये दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। तीसरा कह रहा है फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द मटेरियल, ठीक है। और चौथा कह रहा है मटेरियल कैन बी मूव इन बोथ डायरेक्शन इन जाइलम। तो भैया ये तो सही कह रहा है, लेकिन जाइलम की बात करते हैं, ये जो जाइलम जो वाटर होता है, तो वाटर में क्या दोनों डायरेक्शन में जाता है, यानी दोनों डायरेक्शन का मतलब होता है कि नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, तो नहीं सर, हमेशा जो होता है वो तना जो होता है, जो तना होता है, तना से ऊपर जाता है सर, नीचे नहीं जाता। क्लियर है, यानी ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है। क्लियर है, क्लियर है, सेशन समझ में आ रहा है, सेशन समझ में आ रहा है तो सेशन को एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग में, ठीक है, सभी लोग को शेयर कर देंगे ताकि आप लोग को यह समझ में आ जाए कि सर अभी सेशन में क्या चल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फोर्स, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है या फिर गलत है, ठीक है। विच ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यदि हम तापमान और दाब को बढ़ाते हैं तो हमें वायुमंडलीय गैसों को द्रव्य अवस्था में बदल सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर एंड प्रेशर वी कैन चेंज द एटमॉस्फेरिक गैसेस इनटू लिक्विड स्टेट। दूसरा क्या कह रहा है भैया कि एक गर्म शुष्क दिन का अर्थ होता है कि वायुमंडल का तापमान कम है और हवा की आर्द्रता ज्यादा, इन दोनों कारकों से वाष्पीकरण की दर वृद्धि होती है और इस प्रकार भारी मात्रा में सर्दी होती है, ठीक है। उसी की बात हो रहा है। हॉट ड्राई डे मींस, ये तो क्वेश्चन उल्टा है, ठीक है। ये देखते हैं, यहां से देखते हैं, ठीक है, तृतीया देखते हैं। मृत अंगों को सामान्यतः फॉर्मलिन में रखा जाता है। आपको पता होगा जो भी हमारे डेड ऑर्गन्स होते हैं, जो हम लोग आप लोग जब प्रैक्टिकल करने जाते होंगे बायोलॉजी का, जब आप लोग 9th-10th में होंगे तो जब आप लोग लैब में जाते होंगे तो देखे होंगे उसमें कीड़े मकोड़े को जो है वो पानी में रखा जाता था, ठीक है। जो मरा हुआ जो ऑर्गन्स होता था उसको हम लोग पानी में रखते थे। तो वो कौन सा पानी होता था, तो याद रखिएगा उसका जो नाम था वो था एक्वस फॉर्मल्डिहाइड। क्या था, एक्वस फॉर्मल्डिहाइड जो था वो हमारा उस जलीय फॉर्मलाइड का नाम था। क्लियर है, जो भी मृत ऑर्गन्स होते हैं उसको हम लोग एक्वस फॉर्मल्डिहाइड में रखते हैं ताकि वो सड़े नहीं और वो उतना ही में मेंटेन रहे। क्लियर है, क्लियर है। चलिए सारे बच्चे कहां चल जाते हैं भैया, आरआरबी एएलपी का आप लोग टेस्ट में इंटरेस्टेड नहीं है क्या? जो बच्चे आरआरबी एएलपी का ऑफलाइन टेस्ट देते हैं वो बच्चे भी अगर नहीं दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। आप लोग या तो खुद से चीजों को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आप लोग आरआरबी एएलपी को हल्के में ले रहे हैं। आरआरबी एएलपी को हल्के मत लीजिए, एएलपी जो है वो बहुत भाग व्यक्ति को मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंसियर हुई, खास करके ड्राइवर वाले लोग आपके लिए साइंस का डिस्कशन करवाया जाता है। अगर आप ऑफलाइन सेंटर में आ रहे हैं तो इस चीज का हिस्सा बनिए, भागीदार बनिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है, जो हम सीमेंट अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं उसका मुख्य घटक क्या होता है, तो बताइएगा। वो होता है सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2, ठीक है। नेक्स्ट, जिस धातु जिसे कुछ देर के लिए हवा में रखा जाता है उस पर हरे बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। तो याद होगा एक ही धातु है जिसको हम लोग हवा में रखें तो उस पर कार्बोनेट चढ़ जाता है, वो कौन सा मेटल बताइएगा। उस मेटल का नाम बताइए जिसको हम लोग हवा में अगर रखते हैं तो उस पर जो है वो चढ़ जाता है पर, बताइएगा कौन सा ऐसा इसका आंसर होगा, बताइएगा फटाफट। कौन सा ऐसा धातु है जिसको अगर हम लोग थोड़ा सा हवा में रखते हैं तो उस पर जो है वो चढ़ जाता है, क्या उस पर चढ़ जाता है कार्बोनेट, बताइएगा। तो वो हो जाएगा हमारा कॉपर। वो क्या हो जाएगा, कॉपर। कॉपर एक ऐसा धातु है जिसको अगर हम हवा में छोड़ते हैं, द मेटल विच केप्ट इन द एयर, अगर मान लो कॉपर को बहुत समय तक छोड़ देते हो हवा में तो क्या होता है, फॉर सम टाइम फॉर्म्स अ लेयर ऑफ ग्रीन बेसिक। आप लोग देखे होंगे ऐसे भी अगर तांबा का अगर तांबा की अगर मैं बात करता हूं, तांबा का लोटा या फिर जिसे हम तांबा का जल चढ़ाते हैं, अगर आप देखे होंगे बहुत लंबे टाइम उसमें पानी छोड़ देते हैं, कुछ समय तक वो हवा में रहता है तो देखो उसमें हरा हरा जो है वो कोटेशन में जो वो जमा होता है तो वो क्या होता है, कॉपर होता है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन नॉट एक्सट्रैक्ट बाय कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जिससे कार्बन रिडक्शन नहीं हो सकता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय कार्बन रिडक्शन प्रोसेस, यानी कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से कौन सा मेटल नहीं निकल सकता है। तो एल्युमिनियम जो है वो कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से नहीं निकलता, एल्युमिनियम जो है वो कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से नहीं निकलता। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का ग्राम, इसको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम एंड द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 1.429 ग्राम पर सीसी, व्हाट इज द ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। बताइएगा फटाफट, इसका आंसर जो बच्चा बता देगा मैं मान जाऊंगा कि उस बच्चे का कहीं ना कहीं साइंस बढ़िया है। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मोलिकुलर वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन, व्हाट इज द मोलिकुलर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो मोलिकुलर अगर वॉल्यूम निकालना है किसका, ऑक्सीजन का, तो सबसे पहले भैया क्या दे रखा है, तो उसका मोलिकुलर मास दे रखा है। तो मोलिकुलर मास कितना है, तो 32 ग्राम है। उसके बाद 1 लीटर की बात हो रही है, और अगर 1 लीटर का अगर मैं कितना है डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन है 1.429। बस इसको सॉल्व अगर करते हैं, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो जाहिर सी बात है, इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे पास आंसर जो है, अगर लीटर की बात करते हैं, इसको सिंपल मल्टीप्लाई भी करके देखते हैं, मल्टीप्लाई भी करके देखते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ज्यादा कुछ नहीं है, आपका 3 से काटते हैं या फिर 4 से काटते हैं, अगर 1000 की बात करते हैं या फिर 1 लीटर की बात करते हैं, तो इसको अगर मैं काटता हूं इससे, तो ये हमारा 22.4 लीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करता हूं, चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है। ये भैया सबको पता होगा, चंद्रशेखर जो है वो सितारों के लिए होता है। स्टार की बात करते हैं तो स्टार का टेम्परेचर होता है, स्टार का टेम्परेचर जो होता है उस पर डिपेंड होता है। टेम्परेचर जो होता है एक लिमिट होता है, चंद्रशेखर लिमिट, आपको पता होगा। चंद्रशेखर सीमा से अगर ऊपर चला जाता है तो उसको बोलते हैं रेड जायंट। क्या बोलते हैं, रेड जायंट। ये पढ़े होंगे आप लोग, इसको हम लोग बोलते हैं रक्तदानों। क्या बोलते हैं, रक्तदानों। जिस तारे का तापमान जो है अगर चंद्रशेखर सीमा से ऊपर चला गया तो वो बन जाता है रक्तदानों। क्या बन जाता है, रक्तदानों। और जिसका चंद्रशेखर सीमा से कम हो जाता है तापमान, वो बन जाता है हमारा व्हाइट ड्वार्फ। क्या बन जाता है, व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है, व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं श्वेत वामन। क्या बोलते हैं, श्वेत वामन तारा। क्लियर है, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फ्लेमिंग में दाएं हाथ के नियम में अंगूठा जो है वो किस ओर आकर्षित करता है। यानी फ्लेमिंग दो उसका होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दूसरा होता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कुछ अलग कहता है, राइट हैंड कुछ अलग कहता है। राइट हैंड रूल में उसका जो उसका अंगूठा होता है वो क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स कहता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहता है, या फिर डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर कहता है इफ द इंडेक्स फिंगर इज अलोंग विद द लाइंस, या फिर कहता है कि डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर इफ द इंडेक्स फिंगर along with the direction of induced EMF। बताइएगा इसका आंसर जो बच्चा दे दिया, समझिए कि उसका बच्चा जो आंसर दे दिया, समझिए कि उस बच्चे के पास कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट है, बताइएगा। तो याद रखिएगा, फ्लेमिंग के राइट हैंड में जो फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल होता है उसकी अगर मैं बात करता हूं कि हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में जो थंब होता है, तो थंब जो होता है वो क्या करता है, तो थंब शो करता है डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर में जो मोशन होता है उसका डायरेक्शन बताता है। उसके बाद कब बताएगा, इफ द इंडेक्स फिंगर, यानी हमारी इंडेक्स फिंगर अलोंग विद द लाइन ऑफ फ्लक्स। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, यदि 50 वाट का बल्ब जो है वो 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय कितना होता है, लिया गया समय कितना होता है। तो भैया सबको पता है कि अगर टाइम निकालना है तो हमारा 1000 जूल जो है उसको हम लोग 50 वाट से कर देंगे, तो 0 से 0 गया और 5 दूनी 10 हो जाएगा हमारा 20 सेकेंड। क्लियर है, क्लियर है। ये तो बिल्कुल बउआ वाला क्वेश्चन है, आपका टाइम पूछ रहा है तो भैया 1000 जूल से 50 कर देंगे। नेक्स्ट, यदि 10 ओम के एक प्रतिरोध में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा बनी रहती है तो 1 मिनट में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा क्या होती है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बताया है, आप बताइएगा। इफ अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर इज मेंटेन
throughout a resistor of 10 ohm, what will be amount of energy displaced in 1 minute? तो आपको पता होगा इसका एक फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R और T, ये तो पढ़े होंगे आप लोग, H का वैल्यू पढ़े होंगे, H इक्वल्स टू I स्क्वायर T, और यहां पर करंट की बात करते हैं तो 1.5 इंटू 1.5, रेसिस्टेंस कितना है भैया, तो आपका 10 ओम का है, और टाइम कितना है तो 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। 15 की बात करते हैं तो 2.25 इंटू 600, और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा मल्टीप्लाई करके मुझे लगता है कि 1350 जूल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक सर्किट में परिणामी प्रतिरोध क्या होता है, तो भैया जाहिर सी बात है रेसिस्टेंस, अब बोल रहा है कि 25 ओम वाला जो है वो 3 गो है, तो 25 गुने 3 कर देंगे तो 25 गुने 3 कितना हो जाएगा 75, 25 गुने 3 कितना हो जाएगा 75। जो बच्चे प्रियंका भारती, जो बच्चे लगातार हमारे सेशन में भी हैं, चारों बच्चे एक बार गुड मॉर्निंग बोल देंगे ताकि समझ में आ जाए कि आप सेशन में कौन है। ठीक है, चलिए अब भैया होता क्या है तो आपको पता होगा, इसका भी अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत है। यहां पर पूछ रहा है सर्किट हैविंग 3 स्टेट्स इन ईच सीरीज, सीरीज की बात होती है तो सीरीज और पैरेलल होता है, तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में आपका 25 ओम प्लस 25 ओम और प्लस 25 ओम, तो 25 25 25 कितना होता है 75। वही पैरेलल की बात करते हैं तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R हो जाता है, ये हमारा फाइनल। क्लियर है, दोनों का फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 13 वोल्ट के, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे खासतौर पर साइंस को देखते हैं। 13 वोल्ट, व्हाट विल बी द वर्क डन इन पासिंग अ चार्ज ऑफ 5 कॉलम बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 13 वोल्ट। तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द वर्क डन, तो वर्क की अगर बात करते हैं तो वर्क इसमें करना क्या है, इसमें भी दे रखा है 13 और कितना कॉलम में दे रखा है 5, यानी 13 गुने 5 बराबर 65, ये हमारा वर्क हो गया। वर्क कितना हो गया 65 जूल। क्लियर है, वर्क हमारा हो गया 65 जूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो व्हाट इज प्रिज्म, प्रिज्म होता क्या है, तो प्रिज्म जो होता है वो बेसिकली हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो प्रिज्म से होता क्या है, पहला होता है इट रिफ्लेक्ट लाइट, क्या वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो करता तो है भैया। उसके बाद इट प्रिवेंट लाइट फ्रॉम पासिंग थ्रू इट, नहीं ऐसा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इट स्कैटर लाइट पासिंग थ्रू इट, हाँ जो लाइट उससे पास करती है, जो लाइट उससे पास करती है उसको क्या करते हैं, ये स्कैटर करता है, यही हमारा प्रिज्म होता है। ठीक है, हम लोग प्रिज्म बहुत बार बनाए होंगे, 9th-10th में प्रिज्म हम लोग बनाए होंगे। ठीक है, 9th-10th में प्रिज्म बनाए होंगे, प्रिज्म आप लोग देखे भी होंगे, प्रिज्म आप लोग देखे होंगे इस तरह से व्हाइट लाइट को स्कैटर करता है, ये हमारा व्हाइट लाइट आया तो यहां पर आकर के इस तरह से जो हमारा स्कैटर करता था वही तो प्रिज्म होता था, जिसको हम लोग विबग्योर कहते थे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन था, उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति की गणना करें। ये क्वेश्चन हमारे बिहार दरोगा में भी आया है। जब भी पावर होता है तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, डायोप्टर होता है। और अब बात करते हैं तो 100 सेंटीमीटर को अगर 50 से कर देते हैं तो हमारा फोकल लेंथ निकल जाता है कितना 2 डायोप्टर। क्लियर है, पावर निकल गया 2 डायोप्टर। क्लियर है, क्लियर है। प्रकाश शर्मा 2 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, प्रकाश शर्मा। चलिए प्रकाश शर्मा, जो बच्चे लगातार हमारे सेशन में हैं वो याद रखिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आरआरबी एएलपी के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस सेक्शन अक्सर बच्चा छोड़ता है, क्यों भैया, क्योंकि साइंस में न्यूमेरिकल्स आता है, बायोलॉजी में थोड़ा सा आप लोग का फॉर्मूला आ जाता है, बायोलॉजी मतलब वो नाम आ जाता है बायोलॉजिकल नेम, और केमिस्ट्री की बात करते भैया तो वहां पर बच्चा और पीछे हट जाता है क्योंकि वहां पर केमिकल कंपोजिशन उसको पता नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कन्वेक्स मिरर का प्रयोग किसमें करते हैं। तो कन्वेक्स मिरर का जो प्रयोग होता है वो हम लोग बेसिकली किसको कहते हैं, तो कन्वेक्स मिरर को पहले कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, क्या कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, क्या कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं तो रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल्स होता है, जो हमारे रियर व्यू होता है उसमें लगाते हैं। इसमें क्या होता है, छोटा दिखता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है। तो न्यूनतम और मनुष्य का जो होता है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है, 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 हर्ट्ज है, क्लियर है। हमारा हियरिंग जो कैपेसिटी होता है वो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। क्लियर है, क्लियर है।
बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन को ज्यादा जान नहीं है। हाँ, जो बच्चा नया पढ़ रहा है उसको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो भैया ग्लास होगा नहीं, पेपर होगा नहीं, वाटर होता नहीं है, कॉपर सबसे बेस्ट होता है। हालांकि सबसे अगर बेस्ट की बात करते हैं तो वो हमारा सिल्वर होता है, लेकिन सिल्वर इतना महंगा होता है चांदी कि चांदी को हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 243 का मान क्या होता है? तो सबको पता है 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो हमारा 243 के होता है। यही ना पढ़े हैं जी, 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? 243 होता है। और इसी में अगर 4 डिग्री बात करते हैं तो इसमें जोड़ देते हैं। क्लियर है? क्लियर है, चलिए सी। नेक्स्ट बात करते हैं, बर्फ पानी में तैरता है क्योंकि? तो तैरने की बात होती है तो तैरने में सब कोई पता होगा, तैरने का एक प्रिंसिपल है जो आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात होती है कि कोई भी वस्तु या कोई भी तत्व जो होता है वो कभी तभी पानी में तैरता है जब वो अपने वजन से ज्यादा फोर्स को, वाटर को डिस्प्लेस करता है। अगर कोई वस्तु अपने वजन से कम वाटर को डिस्प्लेस करेगा तो डूब जाएगा। जैसे बाय द वे बात करते हैं कि एक जो लकड़ी है वो तैर जाता है और उसी लकड़ी का वजन का जो हमारा पत्थर होता है वो डूब जाता है। क्यों? चूंकि पत्थर जो है वो अपने वजन के बराबर भी नहीं, अपने वजन से थोड़ा अधिक अगर वाटर डिस्प्लेस कर देता तो वो तैर जाता। लेकिन जो लकड़ी होती है वो ज्यादा डिस्प्लेस कर लेती है, इसलिए तैर जाती है। और नाव जो होते हैं या फिर जो शिप होते हैं वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के आधार पर होते हैं। वो अपने वजन का, टन से टन जो वजन होता है उससे ज्यादा वो वाटर को डिस्प्लेस कर देते हैं। क्लियर है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो पानी से कम होता है, यानी उसकी जो डेंसिटी होती है, जिसका डेंसिटी कम होगा पानी से वो तैरेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो डूब जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, एक वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी के बराबर है? तो सबको पता होगा, इसमें बताने की बात है ही नहीं है। आपको क्या पूछ रहा है? व्हाट विल बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट? व्हाट विल बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो आपको पता होगा, यहां पर mg वाला कॉन्सेप्ट पता होगा। mg मास, यहां पर व्हाट विल बी द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच वेट इज इक्वल टू 196। भैया वेट दे रखा है 196 और ये g दे रखा है और मास पूछ रहा है। ठीक है, mg दे रखा है, चूंकि पता है वेट इक्वल टू mg होता है, पता है, ये पता है कि नहीं पता? जब वेट इक्वल टू mg होता है ना जी, तो वेट दे रखा है 196, मास पूछ रखा है और g भी दे रखा है। g कितना दे रखा है? 9.8। तो सिंपल से हो जाएगा m इंटू 9.8 इक्वल टू 196 और m का वैल्यू यहां पर हो जाएगा 196 बाई 9.8, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, यानी 98 और 2 यानी 20। ठीक है, 20 kg। क्लियर है? 8 दूनी 16। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, क्यूट हिंदू सबका लगातार आंसर देते जा रहे हैं। 20 kg 20 kg, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जब एक नाविक को आगे की दिशा में कूदता है तब नाव के पीछे की तरफ हट जाती है। यह न्यूटन के किस गति से है? तो न्यूटन का पता होगा आपका एक्शन और रिएक्शन। अब पता होगा एवरी एक्शन का जो होता है वो रिएक्शन। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, ये एक्शन हुआ और आप लोग का रिएक्शन क्या होता है? कमेंट जो आ रहा है वो आपका रिएक्शन होता है। तो जब कोई नाव में अपनी फोर्स लगाएगा आगे की तरफ तो नाव जो होती है हो जाती है पीछे की तरफ। तो ये होता है न्यूटन का कौन सा नियम? तो तीसरा नियम हो जाएगा थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, न्यूटन का पहला नियम पता होगा, दूसरा भी पता होगा और तीसरा भी आप लोग को पता होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, साइकिल चलाते समय ऊर्जा को किस प्रकार रूपांतरित होता है? तो भैया सबसे पहले साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है? हमारा केमिकल एनर्जी होता है या फिर मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो याद रखिएगा, साइकिल चलाते हैं तो हमारा सबसे पहले अगर शरीर हिल रहा है तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी लग रहा है। क्या लग रहा है? मैकेनिकल एनर्जी। और जब हमारा मैकेनिकल एनर्जी लगाता है तो साइकिल गति में आती है और गति जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? क्लियर है? सी, वेरी गुड। केमिकल एनर्जी इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्म टू मैकेनिकल एनर्जी, ये कैसे हो जाएगा भैया? जो लोग सी बोल रहे हैं ये बताइए हमारा सी कैसे हो जाएगा? केमिकल एनर्जी कहां से हो जाता है? साइकिल में चलाओ तो केमिकल एनर्जी कहां से हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, डी, वेरी गुड। नेक्स्ट,
एक 10 केजी की वस्तु 5 मीटर की गति से गतिमान है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो होता है वो होता है हाफ mv², यानी हाफ और मास कितना है 10 केजी और वेलोसिटी कितनी है उसकी 5 दूनी 25, तो 25 से हो गया ये 5 और 25 यानी 125 काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट होती है जूल यानी 125। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है साइंस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चित्र में दिया गया प्रतीक चिन्ह किस प्रकार का वेल्डिंग को प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा यहां पर ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वेल्डिंग इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल गिवन इन द फिगर। तो ये जो हमारा सिंबल होता है इस वेल्डिंग को बोलते हैं सीम। क्या बोलते हैं, सीम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को ड्राइवर में टेक्निकल पार्ट का है, जो भी हमारे टेक्निकल जो पार्ट होते हैं उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चित्र में दिखाया गया चिन्ह किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो चिन्ह में जो दिखाया गया है ये किसको प्रेजेंट कर रहा है, फ्यूज को, अल्टरनेटिंग सिंबल फॉर द फ्यूज, या फिर अल्टरनेटिंग सिंबल फॉर फ्यूज, या फिर अल्टरनेटिंग सिंबल फॉर फ्यूज। बताइएगा इसमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बच्चा जिसका आंसर बता दिया मैं मान जाऊंगा उस बच्चे का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है। बताइएगा, बताइएगा फटाफट। इसमें जो सिंबल दिखाया गया वो किसका है, जो सिंबल दिखाया गया किसका है। याद रखिएगा इसमें जो सिंबल दिखाया गया अगर ये नहीं रहता, सिंपली ये रहता तो हो जाता है फ्यूज, लेकिन एक लाइन जो दे रखा है उसमें दे रखा है अल्टरनेटिंग सिंबल फॉर फ्यूज, यानी फ्यूज का एक अल्टरनेट सिंबल जो होता है वो ये भी बनता है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नीचे दिए गए दर्शाए गए प्रतीक का नाम बताइए, इसमें क्या है, बताइएगा इसका नाम क्या है। इसमें वेरिएबल कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, फिक्स रेसिस्टर है, या फिर वेरिएबल रेसिस्टर। बताइएगा इसका आंसर जो बता देगा बच्चा मैं मान जाऊंगा कि उस बच्चे का कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो इसको अगर मैं बात करता हूं तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। नेक्स्ट बात करते हैं। डैश इज एन सर्कल is a circular center line on a drawing containing the center of holes about the common center। यानी बात करते हैं इसमें बेसिकली ये सिंपल क्वेश्चन है कि उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोल्ट बोलते हैं। बोल्ट इज अ सर्कल, बोल्ट इज अ सर्कल इन अ सर्कुलर सेंटर लाइन ऑन ड्राइंग कंटेनिंग द सेंटर ऑफ द होल्स अबाउट द कॉमन सेंटर। जैसे कि आप लोग देखे होंगे एक ये होता है और एक ही में इसको ऐसे बनाते हैं, क्या बोलते हैं, इस तरह से ऐसे बनाते हैं, फिर उसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। तो इसमें जो ये होता है उसको हम लोग बोल्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रकाश शर्मा ये नहीं पता इसलिए कि ये आप लोग को जब थिएटर मैकेनिकल पढ़िएगा ना, जो एलपी में आप लोग का जो ट्रेड होता है तो उसमें आपको क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इन इंजीनियर इन एन इंजीनियरिंग, कोई इंजीनियरिंग करता है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में विच लेटर रिटन ऑन द डायमेंशन इंडिकेट दैट इज एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तो बच्चा जानता है। एक्स्ट्रा को हम लोग रेफ बोलते हैं और रेफ का फुल फॉर्म होता है रेफरेंस। क्या होता है, रेफरेंस को हम लोग रेफ बोलते हैं। क्लियर है, रेफरेंस, उसी को बोलते हैं REF। क्या बोलते हैं, REF। एफ का मतलब होता है एडिशनल, इसको या तो हम लोग एडिशनल बोलते हैं या फिर इसको हम लोग एक्स्ट्रा बोलते हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है सर। ये ITI का क्वेश्चन है, हाँ ये ITI क्वेश्चन है। ITI क्वेश्चन जानबूझ के दिया गया था। ठीक है, ठीक है, ये तो क्लियर होगा रेफ वाला। नेक्स्ट, एक संदर्भ में रेखा खड़ी लाइन को क्या कहते हैं। तो भैया जो खड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, जो खड़ा होता है परपेंडिकुलर को बोलते हैं, परपेंडिकुलर को बोलते हैं वर्टिकल, और जो हमारा सोया रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। क्लियर, जो परपेंडिकुलर है वो हमारा वर्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू अपर सरफेस ऑफ वाटर। मान के चलो कि ये हमारा पानी है। ठीक है, ये हमारा पानी है और पानी के साथ एक लाइन ड्रॉ हुआ, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, तो भैया इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए और बात करते हैं। एक बार और मैं इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा फटाफट, तो सारे लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, सारे लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब ये सारा सेशन खत्म होने वाला है, तो सारे लोग इसका जवाब दीजिएगा फटाफट। बेसिकली जो बच्चे ट्रेड में थे उनको मैंने एक सवाल बताया था, सारे बच्चे इसका जवाब देंगे फटाफट। जितने बच्चे हैं इसका जवाब दीजिएगा। गिव अनदर नेम ऑफ अ कंडीशनल थिक लाइन। कंडीशनल थिक लाइन को क्या बोलते हैं, तो जो थिक लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन लाइनिंग बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं, सेंटर लाइन बोलते हैं, या फिर प्रोजेक्टाइल लाइन बोलते हैं। इसका जो आंसर जो बच्चा दे दिया मैं मान जाऊंगा कि भैया जाहिर सी बात है कि आपका आंसर आपको पता है। फटाफट बताइएगा,
फटाफट बताइएगा। जो थिक लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थिक लाइन को क्या बोलते हैं? फटाफट बताइएगा सभी बच्चा, जितने बच्चा हैं बताइएगा थिक लाइन को क्या बोलते हैं? थिक लाइन को क्या बोलते बताइएगा? हाँ, थिक लाइन को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन। ठीक है, चलिए और 2-3 क्वेश्चन और है हमारे पास, फिर ये खत्म हो जाएगा। रेखा की आयाम चौड़ाई के अक्षर का, तो जो चौड़ाई होता है उसको हम लोग डी से बोलते हैं डायमेंशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आईएसआई द्वारा निर्धारित किए गए समूहों में से कौन सा रेखा जी के किसी संदर्भ में नहीं रखी जाती है? तो जी में भैया एक ही रखा जाता है, 0.8 मिलीमीटर हम लोग जी के संदर्भ में नहीं रखते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द थिकनेस ऑफ द लाइन? तो थिकनेस ऑफ द लाइन में क्या ये हो जाएगा सही? पहला होगा थिक लाइन इज 3 टाइम लॉन्गर देन द थिन लाइन, मिडिल लाइन इज 3 टाइम लॉन्गर देन द थिन लाइन, और थिक लाइन इज 4 टाइम लॉन्गर देन द थिन लाइन, या फिर नन ऑफ द अबव। यानी कहने का मतलब होता है कि इसमें से कौन सा जो है, इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है? थिकनेस ऑफ द लाइन। याद रखिएगा, थिकनेस ऑफ द लाइन के बीच में एक ही चीज में करेक्ट होगा, थिकनेस ऑफ लाइन में एक ही चीज करेक्ट होगा। ये क्या होगा बताइएगा, सभी लोग बताइएगा थिकनेस ऑफ द लाइन के बारे में इसमें से क्या सही होगा? ये बच्चा जो आंसर बता दिया थिकनेस ऑफ द लाइन, समझिए कि उस बच्चे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो याद रखिएगा थिकनेस ऑफ द लाइन का मतलब होता है थिक लाइन इज 3 टाइम्स लॉन्गर देन द थिन लाइन, यानी पतली और मोटा, पतली और मोटा। तो जो मोटा लाइन जो होता है वो 3 गुना होता है किसका? पतली लाइन का, यानी थिक लाइन इज 3 टाइम्स लॉन्गर देन द थिन लाइन। और ये क्वेश्चन आपका साइंस का नहीं है, ये क्वेश्चन आपका आईटीआई का है। क्या है? आईटीआई का है। जो आप सोच रहे होंगे कि ये साइंस का क्वेश्चन है, तो नहीं, ये आईटीआई का ट्रेड का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो थिक लाइन इज 3 टाइम्स लॉन्गर देन थिन लाइन। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना अरब सागर में किसके साथ संयुक्त समुद्री युद्धाभ्यास किया है जिसका नाम है एमपेक्स? एमपीएक्स किसका किया है? फ्रांस के साथ किया है, यूएसए का, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। आप लोग सभी देश का कैपिटल भी मुझे बताइएगा, उसकी राजधानी बताइएगा। बिना राजधानी का अगर आप बता रहे हैं, बिना राजधानी का अगर बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने उस क्वेश्चन को भी छोड़े जहां पर राजधानी पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वो जो है वो हमारा यूएसए है। आप बताइएगा यूएसए की राजधानी डीसी है, वाशिंगटन डीसी। डीसी का पूरा नाम क्या होता है? डीसी का पूरा नाम क्या होता है बताइएगा? डीसी का पूरा नाम जो मुझे बच्चा बता देगा। प्रकाश शर्मा, आप लगातार क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। सर ये आईटीआई का क्वेश्चन है। हाँ, ये आईटीआई क्वेश्चन है भैया, मुझे पता आईटीआई क्वेश्चन है प्रकाश शर्मा, इसलिए मैंने बोल दिया, क्योंकि गलती से आईटीआई हम भी किए हैं, तो हमको पता है कि कौन क्वेश्चन साइंस का है। और चूंकि मेरा बैकग्राउंड, हम लोग एमटेक वाले हैं, तो हम लोग का साइंस तो ऐसे भी घोल के पिए हुए हैं, लेकिन आर्ट्स पढ़ाते हैं आप लोग को। ठीक है, साइंस का कोई क्वेश्चन नहीं है, फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री का जो हम लोग को नहीं पता हो। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं डीसी। डीसी का पूरा नाम होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये डीसी का पूरा नाम होता है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है। दूसरा होता है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जहां पर अभी ओलंपिक चल रहा है 2024 का, जिसमें नीरज चोपड़ा को भी रजत मिला है। जापान की बात करते हैं, तो जापान का राजधानी का नाम क्या है? जापान की राजधानी का नाम बताइएगा, कौन बताएंगे? जापान की राजधानी का नाम क्या होता है बताइएगा? जापान की राजधानी का नाम मुझे कौन बताएंगे? कोई बच्चा, जो 3 बच्चा देख रहा है, जापान की राजधानी का नाम क्या है? टोक्यो। टोक्यो। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है? कैनबरा। क्या है? कैनबरा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आईटीबीपी, क्या बोलते हैं? इतना क्या बोलना है, सीधे बोलेंगे आईटीबीपी। रिसेंटली आईटीबीपी has seized 108 kg of gold on China border under which of the operation? कौन से ऑपरेशन के तहत जो है वो आईटीबीपी ने 108 केजी सोना को जब्त किया है? तो आईटी का कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन जज्बा था, अजय था, दोस्त था, या फिर गंगा था? बताइएगा किस ऑपरेशन के तहत आईटीबीपी ने इसको सीज किया था? तो याद रखिएगा ऑपरेशन जज्बा जो था, इसी के तहत आईटीबीपी ने 108 किलो सोना को सील किया था। नेक्स्ट, हाल ही में चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में कौन शपथ लिए थे? तो आपको पता होगा, सबसे पहले नेपाल की राजधानी का नाम क्या है? तो नेपाल की राजधानी का नाम है काठमांडू। क्या है? काठमांडू। ठीक है, और नेपाल के इस बार चौथी बार कह सकते हैं, चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री कौन लिए हैं? रामचंद्र पौडेल लिए हैं, प्रकाश मान सिंह, केपी ओली लिए हैं, फिर विष्णु पडौल लिए हैं। बताइएगा कौन है इसका आंसर? बताइएगा कौन नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ये बताइएगा फटाफट। याद रखिएगा नेपाल के चौथी बार लिए हैं केपी शर्मा ओली। और आज का आखिरी क्वेश्चन ये आपके सामने रहना है वाला है, हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, कोलंबिया, अर्जेंटीना, स्पेन और इंग्लैंड। बताइएगा कोपा का इस बार कौन जीता है? कोपा जो है इस बार कौन जीता है? कोपा कौन जीता है? तो कोपा इस बार जो है वो अर्जेंटीना जीता। कौन है? अर्जेंटीना जीता। और आखिरी सवाल ये है, आज का लास्ट सवाल,
आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहने वाला है आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावना 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी के अंत में दुनिया का शीर्ष जनसंख्या वाला देश कौन है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारा कौन है? भारत। भारत की जनसंख्या जो है वो 145 करोड़ पहुंच चुकी है, अनऑफिशियल डेटा। क्लियर है? क्लियर है? तो ये रहा दोस्तों आप लोग का आरआरबी एएलपी का जीके और साइंस का जो टेस्ट संख्या था 87। क्या था? टेस्ट संख्या 87। आई होप आपको ये सारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो जो बच्चे हमारे ऑफलाइन सेंटर को आकर के टेस्ट दिए हैं वो अपने दोस्तों को भी लेकर आएंगे, ताकि अब उनको ये मालूम चल सके कि इसका डिस्कशन साइंस और आपका आर्ट्स का अच्छे से हो रहा है, मैथ्स का भी होगा और रीजनिंग का भी होगा। साथ ही साथ जो बच्चे हमारे इस यूट्यूब के सिर्फ बच्चे हैं, जो प्लेटफॉर्म 1.0 के बच्चे हैं, वो भी इस एएलपी का हिस्सा बनिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑफलाइन सेंटर में आप नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन इस वीडियो को देखिएगा तो भी आपको उतना ही हेल्प करेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन मैं दे ही रहा हूं और समझा मैं रही रहा हूं। ठीक है, तो मैं आज आपसे अलविदा लेता हूं। ऐसे इंटरेक्शन फैक्ट के लिए बने रहना चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल।